हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, पिछले वीडियो सेशन में हमने सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन को देखा था। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सीटेट और यूपी टेट को तो धुआं धुआं करेंगे ही, खास ही खास देखा जाए तो सुपर टेट के लिए भी बूस्टर का काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, लगातार हर वीडियो को देखा करें और पूरा वीडियो देखा करें, जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो सामान्य अध्ययन भाग 1 की इस पुस्तक में 2019 के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर को समावेशित किया गया है। पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी दी गई है और विगत वर्ष के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर चेक करें और साथ ही साथ दिए गए नंबरों पर ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पुस्तक आपको विभिन्न विषयों पर भी उपलब्ध करवाई गई है। देखा जाए तो यहाँ पर एलटी ग्रेड कंप्यूटर, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अध्ययन, गृह विज्ञान, इंग्लिश, विज्ञान और जीव विज्ञान, हिंदी जैसे सभी सब्जेक्ट्स पर अवेलेबल है। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया है। तो दोस्तों, देखा जाए तो बुद्धि का एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, बहुकारक, इस प्रकार के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। तो आपका प्रश्न बना है एकल अव्यय सिद्धांत या एकल घटक का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका जो प्रतिपादन किया है वो अल्फ्रेड बीने महोदय ने किया है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो सामाजिक और मित्रता पूर्ण व्यवहार करते हैं। तनाव मुक्त इंट्रोवर्ट टाइप वाले ये सब करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अति मानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाए, या जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाए, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों द्वारा जो चयनित होता है उसको सुपर ह्यूमन या सुपर स्टार कहा जाता है, सामाजिक पैमाने की इस विधि के अनुसार। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था। तो दोस्तों, व्यक्तित्व परीक्षण की जो ये साहचर्य परीक्षण विधि है इसको जुंग ने प्रतिपादित किया था और इन्होंने इस विधि का निजात किया था 1910 ईस्वी में। कब? 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों और बालों का रंग में विविधता तथा विचलन ये क्या कहलाता है? ये भावनात्मक अंतर है, मानसिक अंतर है, या भौतिक अंतर है? तो दोस्तों, इसमें भावना की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर इसमें भावनात्मक अंतर वो होता कि कोई सौम्य है, कोई कठोर है, कोई घमंडी है, कोई दयालु है, तो इस तरह ये भावनात्मक अंतर है। कोई मेंटल लेवल का अंतर नहीं कि इसकी आईक्यू वो क्या कह लें कि अच्छी आईक्यू वाला है, 140 प्लस है, ये जड़ बुद्धि है, ये प्रखर बुद्धि है, ऐसा भी है कोई कुछ नहीं है। तो इसमें सिर्फ फिजिकल डिफरेंस की बात की है, भौतिक अंतर की। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किससे घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा? परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति है, स्कूल की शोचनीय शैक्षिक माहौल है, और परिवार का पेशा है, और परिवार की शोचनीय भावनात्मक वातावरण है। तो दोस्तों,
यहाँ पर और सब शैक्षिक पिछड़ापन को प्रभावित करेंगे, लेकिन परिवार का जो पेशा है ये प्रभावित नहीं करेगा। ये घटक जो है के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन इन सब में आपका शैक्षिक पिछड़ापन जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। अगला है, समान आयु वर्ग से संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को क्या कहा जाता है? समान आयु वर्ग के साथ उसको कंपेयर हम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो देखा जाए दोस्तों, अगर कोई बच्चा अपने समान आयु वर्ग के बच्चे से कम बुद्धि लब्ध रखे या तुलनात्मक रूप से कोई त्रुटि प्रदर्शित करता है तो हम मानेंगे कि वो बच्चा क्या है? पिछड़ा बालक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? देखिए फिर से समझिए एक बार, किसने यह कहा, ये एक स्टेटमेंट है कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नए विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है ये है आपका स्किनर महोदय का। स्किनर महोदय ने बताया कि सृजनात्मकता, यहाँ पर जो सृजनशीलता होना चाहिए, कि जो क्रिएटिविटी है वो मानव मस्तिष्क के द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन करके अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। ठीक है, सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा। तो कुल मिलाकर ये सृजनशीलता के बारे में डेफिनेशन है और ये स्किनर महोदय की है। दोस्तों अब अगला प्रश्न है, आईपीसी का पूरा अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता, आईपीसी की कई सारी धाराएं हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग केस दर्ज होता है और जो आपने अगर त्रुटियां की हैं तो उनके अनुसार आपको दंड भी मिलता है। तो ये आईपीसी का फुल फॉर्म है भारतीय दंड संहिता। अगला प्रश्न है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण या समाज? तो देखा जाए दोस्तों तो जो बालक का प्रारंभिक विकास है वो बालक के माता पिता का भी उसमें प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक भी माने जाते हैं। तो प्रारंभिक विकास की बात किया है तो यहाँ पर माता पिता पर निर्भर करेगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है, इसे किसके आनुवंशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? बढ़िया प्रश्न है। अगर देखा जाए तो बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है, बिल्कुल सही है, और इसे आनुवंशिकता के विभेद नियम से स्पष्ट कर सकते हैं। तो आनुवंशिकता के कौन से नियम से? विभेद, डिफरेंशिएट का जो रूल होता है उससे। अगला प्रश्न है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्नलिखित में से कौन एक कारगर उपाय है? तो सकारात्मक अभिप्रेरणा सबसे उपयुक्त इसमें माना जाएगा। अतः प्रशंसा करके किसी जिज्ञासु बालक को प्रेरित किया जा सकता है तथा यही जो है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी। प्रशंसा, जिज्ञासु बालक है ना तो प्रशंसा आप उसकी करिए। खोजी प्रवृत्ति का बालक है, अगर आपने उसको डिप्रेस कर दिया, दमन कर दिया उसका, वो कुछ चीज़ जानना चाहता है, आपने झिड़क दिया तो फिर बेचारा जानने की कोशिश ही नहीं करेगा।
तो जिज्ञासु छात्र को अगर आपको प्रेरित करना है तो उसकी प्रशंसा करना ही एक कारगर उपाय होगा दिए गए विकल्पों में। दोस्तों, खेलकूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? खेलकूद आप करवा रहे हो तो बच्चे में परस्पर सम्मान की भावना होगी, टीम स्पिरिट आएगी, सहयोग सामंजस्य की भावना का विकास होगा और सामाजिक गुण भी इसमें आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? ये क्या सही है कि नहीं? तो ये दोस्तों नहीं सही है। अक्सर ऐसा नहीं होता है। सदैव यहाँ पर वर्ड यूज किया है, सदैव पढ़ाई में तेज हों ये जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या होता है? बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवार के निर्धन बच्चों की अपेक्षा बेहतर परिस्थितियां मिल पाती हैं। दोनों निर्धन परिवार हैं, लेकिन एक का छोटा परिवार है, एक का बड़ा परिवार है। तो बड़े परिवार में वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो एक छोटे परिवार में मिल जाएंगी। वो बेहतर परिस्थितियां बच्चे को मिल पाएंगी, भले ही वो निर्धन परिवार है लेकिन छोटा परिवार है। तो निर्धन दोनों हैं, लेकिन एक छोटा परिवार है, एक बड़ा परिवार है, तो छोटे परिवार को बेहतर परिस्थितियां मिल पाएंगी। दोस्तों, बच्चे के सामाजिकरण करने की दो विधियों में एक स्नेहपरक सजा है और दूसरा क्या इसमें शामिल है? दूसरा है उद्देश्यपरक सजा। तो बच्चों का अगर आपको सामाजिकरण करना है तो उसकी दो विधियां हैं। प्रथम है स्नेहपरक सजा और दूसरा क्या है? उद्देश्यपरक सजा। उद्देश्यपरक सजा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा क्या करेगा? चारों ऑप्शन फटाफट पढ़ते जाएं। इसमें सही होगा पैतृक भाषाई भाषज निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है। जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाए तो हर बच्चा पैतृक भाषाई भाषज निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर प्रतिशत में बढ़ता है लगभग कितना बढ़ता है? 2 से 10%। 2 से 10% तक। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति किशोरावस्था में होती है। किस अवस्था में दोस्तों? किशोरा अवस्था में। अगला प्रश्न है, सिफेलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास कैसे होता है? तो सिफेलोकॉडिकल जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग मानव शरीर का विकास सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पांव की ओर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? जब बच्चा गर्भ में आता है और शिशु का जन्म होता है, इसके बीच का जो पीरियड है लगभग 280 दिन का, 9 महीने का, तो ये क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ये प्रसव पूर्व काल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रसव पूर्व काल। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना यानी कि विवेक और गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होता है, वो क्या कहलाती है? तो ये अवस्था 0 से 2 साल के मध्य होती है और इसको दोस्तों कहते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी गामक अवस्था। सेंसोरी
मोटोर या संवेदी मोटर अवस्था। अगला प्रश्न है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका विकास किसने किया था? तो दोस्तों, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का विकास हॉर्टमैन रोरसा ने किया था। हॉर्टमैन रोरसा ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और यह परीक्षण व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक विधि है। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न और 24वां एक जैसे हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के विकास के लिए अनेक तत्व उत्तरदायी होते हैं, जैसे परिवेश, शिक्षा, बौद्धिक स्तर, सामाजिक स्तर, आनुवंशिकता, ये सभी। तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। अगला प्रश्न लेते हैं, अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? अपने आसपास के वातावरण से अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता को बुद्धि के साथ जोड़ने का प्रयास जो किया था वो जीन पियाजे ने किया था। किसने किया था? जीन पियाजे ने। वस्तुतः जीन पियाजे ने बुद्धि को एक ऐसी अनुकूलित प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जिसमें जैविक परिपक्वता की वातावरणीय परिस्थितियों के साथ अंतःक्रिया होती है। ठीक है। जीन पियाजे ने बुद्धि के संबंध में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये प्रश्न भी बनता है। अगला है, थार्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जा सकता है? तो थार्नडाइक एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक हैं और इनके सिद्धांत को व्यवहारिक सिद्धांत के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति के अनुक्रम और उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अवयव कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो ये ध्वनि उच्चारण विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनि उच्चारण विज्ञान। अगला है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य और आनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि को दोस्तों देखा जाए मास्टर ग्रंथि कहते हैं और किसी भी ग्रंथि के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीयूष ग्रंथि क्या है? एक स्वनियंत्रित ग्रंथि होती है, सेल्फ कंट्रोल्ड होती है। तो जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सेल्फ कंट्रोल्ड होती है, स्वनियंत्रित। ये किस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता। अगला है, कौन सी प्राकृतिक भावनात्मक विकास से संबद्धता नहीं रखता है? कौन नहीं रखता है? तो दोस्तों, भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। ये प्रवृत्ति भावनात्मक विकास से संबद्ध नहीं है। देखिए, भावनात्मक विकास मानव के जन्म से ही नहीं प्रारंभ होता। यह विकास मानव के सामाजिक परिवेश, लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के पश्चात होता है। शारीरिक विकास का संबंध भावनात्मक विकास से नहीं होता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, एक शिशु का सामाजिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो शिशु का जो सामाजिक विकास है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया, बिल्कुल सही। शिशु को मिलने वाला प्यार और अपनत्व, बिल्कुल सही। उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ, लेकिन हमने विदिन 18 मिनट आपको 30 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन
यहाँ पर डिलीवर किए हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट को हमेशा एक्सेस करने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।